कम टू केस नंबर 9। जो लोग मॉड्यूल पे है, मॉड्यूल में पेज नंबर 109 है। ठीक है, ओके। केस का नाम देखो, अंजुम हुसैन अदर्स वर्सेस इंटेलिसिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड। मिला? हाँ। दिस केस इज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अच्छा, केस का स्टोरी सुन लो। हुसैन बुक एन ऑफिस प्रेमाइसेस विद इंटेलिसिटी। इंटेलिसिटी वाज डीलिंग विद रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रेमाइसेस। ये होते ना बिल्डर। ठीक है, ये इंटेलिसिटी कौन था? बिल्डर था। जो वो प्रोजेक्ट बना रहा था, वहां पे दो टाइप के वो बेच रहा था प्लॉट्स। वो दो टाइप के प्लॉट्स बेच रहा था। पहला प्लॉट था रेसिडेंशियल और एक था कमर्शियल प्रेमाइसेस। ये दोनों बेच रहा था, मतलब फ्लैट भी बेच रहा है, शॉप भी बेच रहा है। अभी देखो, दे फॉर्म एन एग्रीमेंट ऑन 2/12/13 and it was decided that possession will be handed over within 4 years from the date of agreement. ये भाई साहब ने क्या किया, ऑफिस प्रीमाइसेस बुक किया था। एग्रीमेंट कब बनाया उसका? 2 दिसंबर 2013 को। और जिस दिन एग्रीमेंट बना उस दिन उसको क्या बोला था, कितने साल में पोजीशन मिलेगा? 4 साल के अंदर पोजीशन मिलेगा। इंटेलिसिटी फेल्स टू गिव द पोजीशन विद द स्पेसिफाइड टाइम एंड देयरफॉर हुसैन एंड अदर 44 कंज्यूमर्स फाइल अ कंप्लेंट विद द नेशनल कमीशन फॉर द रिफंड ऑफ मनी। देखो हुआ क्या, ये भाई साहब को टाइम पे पोजीशन नहीं मिला। अब टाइम पे पोजीशन नहीं मिला तो इसके साथ देखो अंजुम हुसैन एंड अदर्स लिखा है। वो अदर्स में ना 44 लोग और भी है। ये 45 लोग ने मिलके केस फाइल किया। अब जब केस फाइल किया ना, तो इसमें देखो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये था, अंजुम हुसैन और साथ में कितने थे? एंड 44 अदर्स, बराबर। टोटल थे 45। 45 में से कुछ लोग ऐसे थे जो ऑफिस प्रीमाइसेस बुक कर रहे थे, आई मीन कर चुके थे। ठीक है, और कुछ लोग रेसिडेंशियल बुक कर चुके थे। तो 45 में से समझो कुछ लोग ये थे और कुछ लोग ये है। ठीक है, अभी देखो आगे। नेशनल कमीशन रिजेक्टेड द मैटर्स। अभी जैसे देखो, पहले तो रेरा नहीं था वो टाइम पे, तो मैटर किधर गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जब केस फाइल हुआ, नेशनल कमीशन ने देखो क्या बोला, रिजेक्टेड द मैटर एंड स्टेट दैट इट इज अ केस ऑफ द डिफरेंट क्लास एक्शन एंड देयरफॉर हुसैन फाइल एन अपील विद द सुप्रीम कोर्ट। इधर देखो, सबसे पहले क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन। ये केस किधर चल रहा था? नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन में जब केस फाइल हुआ ना, नेशनल कमीशन ने रिजेक्ट मार दिया, ये बोल के कि तुम 45 लोग साथ में आए हो, ऑफिस वालों को अलग केस करना चाहिए था, रेसिडेंशियल वालों को अलग केस करना चाहिए था, तुम सब कंबाइन आ गए, ये नहीं चलेगा। अंजुम हुसैन क्या बोलता है, जब कंप्लेन हम जिसके ऊपर कर रहे हैं वो बंदा सेम एंड इफ इज सेलिंग द टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, रीजन सेम, केस फाइल कर रहे वो जो पर्सन सेम, तो केस अलग क्यों करने का? तो सामने वाला क्या बोलता है, आई मीन नेशनल कमीशन क्या बोल रहा है? नेशनल कमीशन बोलता है दो अलग कैटेगरी है, जिसको लिखा है देखो वहां पे क्लास एक्शन, दो अलग है, तो केस अलग चलना चाहिए। सो आंसर इधर देखो, इधर इधर, अभी बुक में मत देखो। सुप्रीम कोर्ट ने अपील फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। अंजुम हुसैन बोलता है पूरा केस साथ में चलेगा, नेशनल कमीशन बोलता है दो क्लास अलग अलग चलेंगे। कौन राइट है कौन रॉन्ग है? हुसैन राइट है। क्यों? बट नेचर ऑफ केस करने से ना नहीं बोल रहे, खाली बोल रहे हैं कि ऑफिस वालों तुम सब अलग करो। ओके हाँ बोल। बट प्रोडक्ट इज डिफरेंट। तो कंबाइन हो सकता है। ठीक है, सो कंक्लूजन देखो, appeal allowed. Supreme Court stated that there are two types of consumers, like one type is for the residential premises and other is for the commercial premises. If the complainant is the same person, then it can be treated as a cannot be treated as a different class. तो केस साथ में ही चलेगा। क्या हो गया?
मिसजेंडर ऑफ द पार्टीज। हाँ, समझा ये बराबर। ये केस याद करो, इसको माई मीन मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, केस नंबर 9। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ केस नंबर 10, आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री। एकदम भारी केस है, मतलब बंदे का गट्स देखो किधर तक जा रहा है और कैसी चीज के लिए जा रहा है। देखो केस क्या है, जयंतीलाल फाइल आरटीआई, ये राइट टू इंफॉर्मेशन का केस है, with RBI and demanded investigation details conducted by RBI on commercial bank, bad debts, FEMA violations and audit information। ये सब इंफॉर्मेशन मांग रहा है। मतलब भाई साहब ने क्या फाइल कर दी, आरटीआई, जिसमें उसने फेमा वायलेशन कौन सी बैंक ने कितना किया, क्या क्या पेनल्टी मारी, वो डिटेल्स दो, ऑडिट की डिटेल्स दो, फिर और क्या है, बैड डेट्स कितने हैं वो बताओ, और एक किसके किसके ऊपर आरबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कांड के अंडर। ये 4 इंफॉर्मेशन ये भाई साहब ने मांगी कि मेरे को ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और आरटीआई किधर फाइल कर दिया, आरबीआई। RBI rejected RTI and stated that all the information falls under the exemption from the disclosure category, section 8 वाला। ठीक है, and therefore they cannot provide such information। RBI as usual expected था कि application तो reject ही मारेगा। ठीक है, RBI is holding all the information in a fiduciary relation, so they cannot disclose। Jayantilal moved to CIC and CIC passed a decision in favor of Jayantilal। देखो भाई साहब पहले किधर गया, आरबीआई, आरबीआई ने रिजेक्ट मारा तो गया किधर, सीआईसी, सीआईसी ने जयंतीलाल के फेवर में डिसीजन दिया कि जयंतीलाल को इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो तकलीफ किसको हो गया, आरबीआई। तो देखो आरबीआई चैलेंज द डिसीजन टू द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट पास द डिसीजन फेवर इन जयंतीलाल। अभी यहाँ पे कौन गया था सीआईसी में, तो जयंतीलाल जे वर्सेस आरबीआई। तो केस किसके फेवर में आया, तो भाई साहब ने वापस चैलेंज किया आरबीआई ने, वो हाई कोर्ट गया। सो आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल हो गया। यहाँ पे केस जब फाइल हुआ, अपील हुआ, वापस फेवर जयंतीलाल में, वापस तकलीफ किसको हो गया, वापस गई सुप्रीम कोर्ट। बराबर, तो देखो वही लिखा है लास्ट, आरबीआई चैलेंज द डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट। उसका एक ही था, ये सब नहीं बता सकते चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलता है क्यों नहीं बता सकते। अभी देखो दोनों का आर्ग्यूमेंट सुन लो। आरबीआई क्या बोलता है कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहे हैं ना, आरबीआई का एक ही स्टैंड था यहाँ पे कि वी आर होल्डिंग दिस इंफॉर्मेशन अंडर फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब होता है एक ट्रस्ट के बेस पे ये इंफॉर्मेशन हम लोग ने होल्ड किया है। बैंक हमको जब ये इंफॉर्मेशन सब देता है ना, एक ट्रस्ट पे दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू शेयर विद एनीथिंग, वो एक ट्रस्ट के बेस पे हमारे हाथ में है, तो ये सब गांव में बांटते नहीं फिरेंगे हम। सामने जयंतीलाल का स्टैंड ये है, जयंतीलाल बोलता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जानने का एज अ सिटीजन मेरा हक है। मेरे को पता तो चले कि इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम कैसी चल रही है, क्योंकि आज मैं मेरा पैसा बैंक को देता हूँ और बैंक इसमें से सब चीज समझो, जैसे बैड डेट्स है या इन्वेस्टिगेशन है, तो मेरे को तो पता चले ना विच बैंक इज सेफ, तो मेरे को मिलना चाहिए। और दूसरा पॉइंट उसने बोला था, क्या बोला तूने, फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी रिलेशन नहीं है, तू आरबीआई है, तेरा काम है कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करना। सो यू आर सुप्रीम अथॉरिटी, दैट्स व्हाई यू आर होल्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट होल्डिंग एज पर फिड्यूशरी रिलेशन। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं और मैं तुमको ऐसा बोलता हूँ ये बाहर जाके किसी को बोलना मत, तो मैं तुमको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ एक फिड्यूशरी रिलेशन में। लेकिन मैं सुप्रीम हूं, मैं तुमसे इंफॉर्मेशन मांगता हूं, गाइडलाइन से तुमको मुझे इंफॉर्मेशन देनी है, ये फिड्यूशरी रिलेशन है, वो तो मैंडेटरी है, जो तुमको करना पड़ रहा है। तो ये बोलता है ये फिड्यूशरी रिलेशन में तू नहीं ले रहा है, वो तो बैंक है, वो भी आरबीआई, तेरे को जबरदस्ती लोग आके देंगे, नहीं तो तू पेनल्टी मारता है उस पर, इसके लिए तेरे को दे रहे लोग, तो फिड्यूशरी रिलेशन तो है ही नहीं। तो बोलो इंफॉर्मेशन कौन राइट है कौन रॉन्ग है, जयंतीलाल राइट है।
बैंक का एक पॉइंट और सुन लो। सब इंफॉर्मेशन है ना, बैंक की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर आ जाएगी, सारी कमर्शियल बैंक की। इट मे अफेक्ट इकोनॉमिक एडवर्सली, शेयर मार्केट गिरता है, बराबर। लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उड़ जाएगा फिर तो। अगर समझो मैं जयंती लाल है, मेरे हाथ में ये आ गया, मैं तो जेरोक्स मार मार के सबको बांट रहा है, तो इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम की तो मैं वाट लगा दूंगा। आज अपने को नहीं पता है ना बैंक में कितना झोल है, तो नहीं पता है तो अपने को टेंशन नहीं है, लेकिन पता होता तो रात को नींद भी नहीं आएगा साला, कि मेरा बैंक में इतना पैसा है, ये बैंक इतना कांड कर रहा है। और मैं खुद टेंशन भी लेगा, मैं तुमको भी बांटेगा। तो और मैं ये सब जब बोलना स्टार्ट करूंगा ना, बैंक में पैसा मत रखो, तुम बोलोगे ना क्यों, बैंक तो सेफ होता है, मैं ये दिखा देगा तुमको, देख ले। और सेफ है कि नहीं तू ही बता। चल तेरे को क्या लगता है? अगर ये ऐसा बोल दे, मैं अपने बारे में, मैं सबके बारे में सोच रहा है, आई एम नॉट सेल्फिश, तो फिर तो मिलना चाहिए ना इन्फॉर्मेशन। लेकिन जितना ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन बांटोगे, रिस्क उतना ही है फिर तो फाइनली एक जन को तो अपने को सही बताना है भाई। वो बता कौन है। बोल। आरबीआई की जयंतीलाल? जयंतीलाल गलत है, मतलब आरबीआई सही है। आरबीआई राइट है, ठीक है। आरबीआई राइट है, ओए देख मत रे। आरबीआई राइट है, रॉन्ग है? ऐसा थोड़ी चलता है। इसके लिए आई एम आउट। आरबीआई, आरबीआई राइट है मतलब, आरबीआई राइट है, ठीक है। चलो डिसीजन पढ़ो। जयंतीलाल राइट है। देखो, Supreme Court stated that RBI does not place itself in a fiduciary relationship with the financial institution because the reports of the inspection, statement of the bank, information related to the business obtained by the RBI are not under the pretext or of confidence or trust. In this case, neither the RBI nor the banks act in the interest of each other. Then, RBI is a statutory body set up by the RBI Act as India's central bank. It is a statutory regulatory authority to oversee the functioning of the bank and country's banking sector. RBI has been given power to issue direction to the banks in the public interest, in the interest of the banking policy, and to secure proper management of the banking company. It has several other far-reaching statutory powers, and for court stated that there is a difference between fiduciary relationship and public interest. बराबर। तो वो जो बोल रहा था ना आरबीआई फिड्यूशरी रिलेशन है, फिड्यूशरी रिलेशन है, वो है ही नहीं। ठीक है, तुमको एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है, तुम्हारे पास पावर है लोगों से ये मांगने का, इसके लिए लोग तुमको आके दे रहे हैं। वो फिड्यूशरी रिलेशन में नहीं दे रहे तुमको कोई। इसके लिए यहाँ पे जो इसकी अपील थी आरबीआई की, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, काई के लो डिसमिस। समझा? वो तो सोचो कहां तक गया झगड़ा करने के लिए। सही जयंती लाल है, और इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारी इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज आरबीआई जयंती लाल को हैंड ओवर करेगा। वैसे देखने जाओगे ना तो नहीं करना चाहिए, फालतू में ये सब चीजें स्प्रेड होती है फिर। हाँ, वैसे भी जो डिस्क्लोजर करना है एक्ट के हिसाब से वो तो कर ही रहे वो लोग, बट जानना भी हक है, ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को। अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा है। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ केस 13। केस 13 देखो, महानिवेश ऑयल्स एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको हम बोलते हैं ईडी। ठीक है, ये बहुत इजी केस है, एक ही लाइन का केस है। एनी प्रॉपर्टी परचेस बिफोर एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट कैन बी अटैच अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे समझो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, 1 जुलाई 2005 को इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया में। महानिवेश ने एक 18 मार्च को प्रॉपर्टी खरीदा था। ईडी ने 18 मार्च को जो प्रॉपर्टी खरीदा ना, वो अटैच कर लिया एक्ट आने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग बोल के। देखो एक्ट कब आया,
1 जुलाई 2005। इसकी 18 मार्च की 18 लिखा है ना, हाँ 18 मार्च की एक प्रॉपर्टी अटैच हो गई। समझो उसने परचेस किया रहेगा जैन में, अटैच कब हो रहा है? 18 मार्च। एक्ट कब आया? 1 जुलाई। ऐसा हो सकता है? एक्ट है ही नहीं और तुम वो ही एक्ट का सेक्शन मार के प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो, पॉसिबल है? नहीं, क्रिमिनल में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं आता है। हाँ ठीक है, इसमें क्या लिखा है? Properties was attached by ED on 18th March and was applied. An act was applied on the 1st July. Court stated that the before enforcement of the act, any activity, even if it is illegal, is not punishable. Ex post facto laws, Constitution of India. बराबर? At the time of the imposing punishment, there must be some laws which are enforceable, and therefore, in this case, there is an absence of any law and provision. And therefore, Act of Mahanivesh against ED is एक्ट ऑफ महानिवेश अगेंस्ट ईडी इज वैलिड। मतलब उसने जो केस फाइल किया कि मेरा प्रॉपर्टी फालतू में अटैच किया है, वो गलत ही है अटैचमेंट, तो वो सही निकला, मतलब उसका स्टेटमेंट। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ। चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट केस। केस 38, पेज 33। अच्छा देखो, केस 38 इज नंदिनी डिलक्स वर्सेस कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड। ये केस है ना ट्रेडमार्क के ऊपर है, पूरा केस ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। ठीक है, केस देखो क्या है। रिस्पोंडेंट वाज यूजिंग अ ट्रेडमार्क। अच्छा अभी इसमें नाम में भी देखो, बहुत ध्यान से देखना क्या क्या लिखा है। रिस्पोंडेंट मतलब कौन? ये मिल्क प्रोड्यूसर। ठीक है, रिस्पोंडेंट वाज यूजिंग अ ट्रेडमार्क नंदिनी अंडर द सेम ब्रांड। दे वर सेलिंग मिल्क्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड इट वाज रजिस्टर्ड मार्क, रजिस्टर्ड इन द ईयर 1985। नेम ऑफ द मार्क क्या है? नंदिनी। स्पेलिंग देखो, हाँ NI, नहीं नहीं ये DINI है, आगे देखो उल्टा आएगा कुछ। प्लेंटिफ वाज यूजिंग द सेम मार्क अंडर द होटल बिजनेस, जो उसका रजिस्टर था अंदर इन द ईयर 1989, और उसका नाम था नंदिनी, DHINI था। तो देखो मिल्क वाला जो यूज कर रहा है ना बंदा, उसका ट्रेडमार्क क्या है? नंदिनी। और जो होटल वाला यूज कर रहा है, ठीक है, उसमें देखो आगे। रिस्पोंडेंट स्टेटेड दैट, मतलब ये मिल्क प्रोड्यूसर, सिमिलैरिटी इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। ये नाम है ना सिमिलर दिखता है, तो हमारी ब्रांड वैल्यू है, हम हमारी ब्रांड वैल्यू के जो जितने भी कस्टमर्स है उनको क्या लगता है हमारा होटल बिजनेस भी है, और फालतू में ये एडवांटेज ले रहा है। ये उसने एप्लीकेशन फाइल किया था, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार बोलता है ये कुछ भी लॉजिक है, तेरा बिजनेस किधर, ये बिजनेस किधर, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी। ठीक है, प्लस दूसरा उसने बोला था कि स्पेलिंग अलग, बराबर। तो इसने ये भी बोला था इतना कौन देखता है स्पेलिंग, ठीक है। हाँ, और तुम तो नंदिनी बोलोगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई कि मैं H वाला नंदिनी बोला, ऐसा कोई स्पेसिफाई करेगा क्या? नहीं, बट स्टिल उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। अपील फाइल बाय द respondent was, and it was allowed by the IPB, that is Intellectual Property Appellate Board। ठीक है, तो वो बोर्ड ने उसकी अपील को क्या किया? एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये जो पर्सन बोल रहा है ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो सही बोल रहा है। नाउ अपील बाय द एपिलेंट विद द हाई कोर्ट। अभी तकलीफ किसको हो गया? ये होटल वालों को, क्या ऐसा कैसा केस एक्सेप्ट होता है? ये भाई साहब अपील मार रहा है कि केस एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था, देयर इज नो कंफ्यूजन क्वेश्चन।
द अपीलेंट चैलेंज द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। अभी हाँ देखो क्या लिखा है, बट इट वाज रिजेक्टेड एंड द अपीलेंट चैलेंज द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब पहले उसने क्या किया, पॉइंट नंबर 5 में होटल वालों ने अपील मारा, अपील रिजेक्ट हो गया। किसने रिजेक्ट मारा? हाई कोर्ट ने। तो ये भाई साहब सुप्रीम कोर्ट चला गया और वहां पे अपील करता है, बराबर। तो क्या लगता है तुमको, देयर इज एनी कंफ्यूजन, देयर इज एनी सिमिलैरिटी इन ट्रेडमार्क? सिमिलैरिटी है, नाम केस अलाउ नहीं करना चाहिए। ओके बट फील्ड अलग है ना। बट ये भी तो देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका जो बिजनेस है, इसका स्पेलिंग अलग है और इसका स्पेलिंग अलग है, प्लस 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 इसका जो मिल्क का बिजनेस है ना, इसने प्रॉपर अपना एक लोगो भी बनाया है। लोगो के बीच में गाय है, घास खाती हुई। तो लोग क्या बोलते हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एंड ऑल। गाय है, गाय घास खा रहा है, तो गाय है घास खा रहा है, मतलब दूध का होटल से कनेक्शन क्या होता है कि नहीं? होटल के केस में गाय नहीं, घास नहीं था। वही तो, बराबर ना। तो फिर सिमिलैरिटी है क्या? देखो, court stated that the trademark of both the parties are very similar in nature, but there are certain differences. Firstly, appellant is involved in the business of the hotel, whereas other parties involved in the business of the milk, and it indicates that there is no similarity in the business. पहला तो ये बोल दिया कि similarity तो है ही नहीं। दूसरा, court further stated that the symbol of the Karnataka milk is represented with a one big circle, ये देखो, ठीक है, and one inner circle along with the picture of cow, बराबर। हाँ appellant mark doesn't indicate such a design and therefore it is clear that there is no similarity, कि कोई सिमिलैरिटी नहीं है। बड़ा सर्कल, उसके बीच में छोटा सर्कल, उसके अंदर गाय जिसका होटल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो देयर इज नो सिमिलैरिटी। ठीक है, हाँ उसके ऊपर था। हाँ अपील अलाउ हुआ ना। अरे बाबा, पढ़ लो फिर से पढ़ो रे तुम लोग। नहीं नहीं, होटल वाला केस जीता। हाँ चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट आ जाओ, केस नंबर 41, सोनेल क्लॉक्स एंड गिफ्ट्स लिमिटेड वर्सेस द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये इंश्योरेंस वाला है, स्टार हेल्थ चलो इसमें देखो, द appellant had taken an insurance policy from the respondent for the period of the 1 year from the 19th July 2004 to 18th July 2005। डेट वेट सब ध्यान से देखते जाना। भाई साहब ने क्या किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया इंश्योरेंस कंपनी से, एक साल का, डेट इज 19 जुलाई 2004 टू 18 जुलाई 2005, in the respect of the building, plant and machinery. Due to the torrential rains and floods in the entire area, the water gushed into the factory premises, causing a damage to the machinery as well as the raw material lying therein. ये सोनेल का जो फैक्ट्री एंड गोडाउन वोडाउन था, जहाँ पे वो सब अपने सामान रखता था, मशीनरीज रखता था, पूरा पानी घुस गया और पूरा डैमेज हो गया। इवेंट अकर्ड ऑन द 4th August 2004। ठीक है, पॉलिसी लेने के कुछ अराउंड 12-15 दिन के अंदर ही ये एक्सीडेंट हुआ। Intimation of the loss was given to the respondent after a gap of 3 months 25 days। 4 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि 4 महीने पहले ऐसा पानी घुस गया था तो सब डैमेज हुआ था, 4 महीने बाद बोल रहा है।
on 30th November 2004. Thereafter, the respondent appointed a surveyor to assess the loss caused due to the flooding of the factory premises. तो जैसे इंटीमेट किया, इन्होंने इमीडिएटली सर्वेयर भेजा जो इंस्पेक्शन करने आता है कि कितना डैमेज हुआ है, सो दैट ही कैन कैलकुलेट कंपनसेशन. बट अब ये कितने महीने बाद आया? ऑलमोस्ट 4 महीने बाद. 4 महीने बाद आके देखा तो 4 महीने तक तो थोड़ी सी ऐसे कच्चर पट्टी जमा करके रखेगा, तब तक तो सब साफ. बराबर. तो ये इंश्योरेंस कंपनी वाला जो बंदा तो अपने रिपोर्ट में क्या लिख के गया? देयर इज नो डैमेज, कुछ भी नहीं है, तो कंपनसेशन नहीं देना है अपने को. बराबर. आगे देखो. The surveyor, after causing the inspection, submitted to report to the respondent stating that the claim was not payable on the account of the failure of the complainant to comply with the amended clause of 6 of the general condition of the policy. क्लॉज 6 में लिखा था कि कितने टाइम के अंदर तुमको इन्फॉर्म करना है. बराबर. Acting upon the said report, the respondent repudiated the claim. ठीक है. Lower court passed a decision in favor of the insurance company. अब ये डिस्प्यूट गया कोर्ट में. कोर्ट ने क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में डिसीजन पास कर दिया. तो ये भाई साहब सोनेल क्लॉक्स ने अपील मार दिया. झगड़ा एक ही चीज पे. सोनेल क्लॉक क्या बोलता है? इंश्योरेंस है 1 साल का, अब तक एक्सपायर नहीं हुआ है, तो कंपनसेशन मिलना चाहिए. ये बोलता है जब डैमेज हुआ तो एक विद इन स्पेसिफाइड टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम तुमको इन्फॉर्म करना चाहिए था. हम आके इंस्पेक्शन करते, डैमेज देखते, कंपनसेशन देते. हम ना नहीं बोल रहे. तुम 4 महीने बाद इन्फॉर्म करोगे और उधर सब नॉर्मल है, हम लॉस कौन से बेस पे कैलकुलेट करेंगे? कल उठ के तो तुम तो 6-6 महीने बाद हमको बुलाओगे और फिर बोलोगे कंपनसेशन दो. वो थोड़ी पॉसिबल है. तो अपील अलाउड कि रिजेक्ट? है. एक्चुअल लॉस तो दिख ही नहीं रहा है अभी. देखो, तो इसके लिए इसकी अपील क्या कर दी? एज यूजुअल डिसमिस. कोर्ट स्टेटेड दैट इन दिस केस डिस्प्यूट इज नॉट फॉर द कंपनसेशन बट इट इज ऑन ड्यूरेशन. Sonal inform after 3 months that they don't have a specific reason for delay in intimation. इनको रीजन पूछा कि 4 महीने बाद क्यों कंप्लेन करने आए, तो उसका भी कोई रीजन है नहीं उसके पास. After intimation, insurance company immediately appointed surveyor to find the loss, and it indicates that there is no delay from the insurance company, and it is a mistake of Sonal, and therefore their appeal is not valid. ठीक है. चलो, इजी है ना केस? अच्छा है ना. चलो लास्ट केस आ जाओ, केस 44 पे. ट्रस्टी जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल वर्सेस जिपू एरकी. लास्ट. अच्छा, ये केस सुनो. चर्च इज कलेक्टिंग मनी फॉर द टॉम कंस्ट्रक्शन. कब्र बनाने के लिए चर्च पैसा जमा करता है. ठीक है. टॉम वॉज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल. समझो कोई मर गया तो उसका टॉम बनवाया होगा, लेकिन जिसका फैमिली का पर्सन मरा होएगा उन्होंने चर्च वालों को पैसा दिया होएगा कि ये 5,000 रुपये रखो और हमारा जो इंसान मर गया है फैमिली मेंबर, उसका टॉम बनवा दो. तो चर्च ने पैसा लिया और टॉम बना के दिया, लेकिन जो टॉम बना के दिया वो डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से डैमेज हो गया. बराबर. अभी आत्मा भटकेगी. Church filed a case against the tomb constructor, Jipu, under the consumer protection on the grounds that the deficiency in services. कि कैसा घटिया टॉम बनाया बे साला, तेरे चक्कर में हमको गाली पड़ रही है. तो इस भाई साहब ने जो टॉम कंस्ट्रक्टर था ना उसके ऊपर केस फाइल कर दिया. किसने? चर्च वालों ने. लोअर कोर्ट स्टेटेड दैट इट इज नॉट अ केस ऑफ अ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज. लोअर कोर्ट बोलता है ये केस है ही नहीं, केस बनता ही नहीं है ये तो. ठीक है. इसके लिए चर्च ने पिटीशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में. देखो अभी इसमें आर्ग्यूमेंट सुन लो. ठीक है. क्या हुआ? टूटा कैसा वो नहीं लिखा है, बस टूटा है, डिफेक्टिव मटेरियल. हाँ ठीक है. अभी देखो चर्च क्या बोलता है? कंपनसेशन तो मिलना चाहिए, डेफिशिएंसी इन सर्विस है. जिपू की साइड का जो लॉयर था ना वो क्या बोलता है पता है? कंपनसेशन का तो सवाल ही नहीं आता है. पहली चीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ना, ये एक ऐसा एक्ट है जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डील करता है.
और गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसमें क्या ह्यूमन वांट्स है बताओ? है? तुम मोबाइल खरीद रहे हो टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तुम फूड पैकेट खरीद रहे हो टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तुम टीवी खरीद रहे हो टू सेटिस्फाई ह्यूमन, तुम कवर बनवा रहे हो, ये कौन सा नीड है जो सेटिस्फाई करना है? मरने की नीड। पैसा दिया ठीक है, वो भी सही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंटेंशन क्या है कि एक इंसान की जो बेसिक नीड्स है, जो उसकी नीड्स है वो पूरी करनी है। अगर वो पे कर रहा है तो उसको प्रॉपर प्रोडक्ट मिलना चाहिए, सो दैट ही कैन यूज द प्रोडक्ट, ही कैन टेक एडवांटेज आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट। व्हाट इज द एडवांटेज हियर? ये जिपू का लॉयर बोलता है। क्या है नीड? क्या है? हाँ बट रिलीजियस नीड को तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में तो नहीं ला सकते ना। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन डील्स विद द गुड्स एंड सर्विसेज। वो ऐसा तो कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में लिखा ही नहीं है। वो तो डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस, डिफेक्ट किस में आता है? गुड्स में। डेफिशिएंसी इन सर्विस किस में? डेफिशिएंसी किस में आती है? सर्विस में। तो बस तुम अगर बोलते हो कि चलो ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है, ठीक है, बट हर सर्विस ह्यूमन वांट्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होती है। इधर क्या नीड सेटिस्फाई होनी है तुम्हारी? हाँ देखो क्या लगता है। देखो अब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो कितना इजी लग रहा था। ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था, ऐसा भी कुछ हो सकता है दुनिया में। आर्ग्यूमेंट तो करेक्ट है। और चर्च क्या बोलते हैं पता है? हम पैसा ले रहे हैं, जो मर रहा है ना उसकी फैमिली से, व्हाट ही एक्सपेक्ट कि अच्छा टोम बना के मिलेगा, हर रोज आके बेचारा प्रेयर करेगा, तो वो तो ढंग का दो। तो अगर वो पे कर रहा है तो यार सही चीज मिलनी चाहिए, फिर भले ही वो टॉम क्यों ना हो। बट ये बोलता है बट नीड बताओ ना, इससे क्या नीड पूरी होनी है तुम्हारी? ये नीड है हर रोज आके प्रेयर करना। हाँ प्रेयर करना इज नॉट अ नीड ना। नीड क्या है? कुछ है? नहीं हो सकता है ना केस। देखो कंक्लूजन पे आओ। कोर्ट स्टेटेड दैट this matter is not related to consumer protection. Consumer means a person who purchase any product or acquire any services against some consideration. In this case, Tom creation is not a need of a consumer, and therefore there is no question of any litigation. तो इसके लिए इसकी पिटीशन को ही डिसमिस मार दिया। हाँ एक्चुअली बेस्ड, बट एक बार तो ऐसा लगेगा कि बात तो सही बोल रहा है, बात तो है। हाँ वो कैसा रिप्रेजेंट करता है ना पूरा उस पे ये। अब जैसे देखो जयंतीलाल मिस्त्री का भी है, तो वैसे देखने जाओगे ना तो तुमको लगेगा कि ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सोचो उसका लॉयर कितना कॉन्फिडेंट होएगा कि ये मिलेगा, मतलब मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, लेके आएंगे इन्फॉर्मेशन, और बंदा लाके भी रहा ना। और ऐसे भी है ना, आगे एक दो चैप्टर और है, तुम वो केस देखोगे ना, जज गलत डिसीजन दे रहा है और लॉयर अपील पे अपील मार रहा है, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जो बेस पे अपील पे गया था ना वो सही प्रूफ होता है। तो ऐसे भी कितने सारे केसेस जहां पे जज कुछ भी डिसीजन दे रहा है। ठीक है। अच्छा एक बार है ना लास्ट में वो टेबल पे आ जाओ, देखो उसके आगे वहां पे ना मैंने देखो कैसे लिखा है, एक बार देख लो अपना, एक जयंतीलाल मिस्त्री का ही केस देख लो। केस कौन सा था? जयंतीलाल वाला 10 देख लो। मैंने एक्ट का नाम भी लिख के रखा है, केस क्या है वो भी लिख के रखा है, और कंक्लूजन भी लिख के रखा है, पेज नंबर भी है। बट पेज नंबर इधर है ना शायद गलत है। हाँ वो प्रीवियस मॉड्यूल के हिसाब से है, तो वो मेरे को चेंज करना है, तो मैं चेंज करके दूंगा तुमको। तो क्या, चलो उसके बाद आ जाओ। अच्छा एक केस तुम ट्राई मारोगे, केस लंबा वाला देता हूं तुमको। केस नंबर तुमको
जो लिखा है ना, छापा है ना, वही पढ़ के एक्सप्लेन करना है, ठीक है। केस 12, कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेस अनुज त्यागी। अब भी केस 12, कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेस अनुज त्यागी। मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल का पेज नंबर है ना 114। क्या हुआ? हाँ, मॉड्यूल मॉड्यूल में पेज 114 है। अपनी तो नोट्स में भी लिखा है ना पेज 114 मॉड्यूल का। हाँ, लिखा है ना। चलो पढ़ो ये। केस समझा? ठीक है, चलो जो सब लोग को समझा थोड़ा थोड़ा बता दो। पहला क्या करने का है? हाँ, तो आयुष किधर गया? क्या नाम है? अनुज, अनुज, ठीक है। अनुज किधर गया? आईसीआईसीआई के पास। क्या किया? इसको पूरा समझा? हाँ ठीक है, बता चल। 3.28 लाख जुलाई 2007 में, ठीक है। 59 EMIs, 7544। हाँ, EMI कटेगा 10 तारीख को हर महीने की। एक मिनट, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मतलब 10 के पहले कभी भी कटेगा, ठीक है। हाँ, फिर? हम्म। क्या है ये समझा नहीं, ये समझा नहीं। मैच्योरिटी पीरियड, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 2012 तक का है। हाँ हाँ, डिफॉल्ट किया उसने, ओके। हाँ, ओके। हम्म। करेक्ट, दोनों करना था उसको, गाड़ी भी देना था और बचा हुआ पैसा भी साथ में देना था। जो भी था। करेक्ट। फॉरवर्ड कर दिया था। ओके। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हम्म। 12 लिमिटेशन के हिसाब से लेट हो चुका है। करेक्ट। 2012 बनेगा, हाँ। तो वो विद इन के, हाँ, विद इन टाइम लिमिट ही हुआ है। सुपर यार, मस्त एक्सप्लेन किया। तुम तो साथ छोड़, हाँ। मैं रिजाइन कर दूं ना एक्चुअली। देखो, इसका मेन केस है ना लिमिटेशन एक्ट। अगर तुमने, मैंने ही पढ़ाया था रे लिमिटेशन एक्ट, उसमें देखो वो टाइम लिमिट था
कि फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होएगा डेट के टाइम पे, जिस दिन पे किया, ठीक है, वहां से नेक्स्ट दिन से प्रॉपर टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाता है, बराबर। तो ये पूरा लिमिटेशन के ऊपर ही है। यहाँ पे सिंपल एक ही डिस्प्यूट था कि केस इसकी वजह से फाइल नहीं हो रहा था या एक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इन लोग ने, एक जन ने ऐसा बोला था कि जो भी केस फाइल हुआ है वो विद इन टाइम लिमिट नहीं किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से तुमको हर एक चीज के लिए टाइम लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी, और ये एक्ट में टाइम लिमिट का ही सबसे बड़ा इश्यू था कि तुम लेट फाइल कर रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी सफिशिएंट कॉज आल्सो। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, लिमिटेशन एक्ट के अंदर, लिमिटेशन एक्ट में पता है 3 साल के अंदर रिकवरी की डिमांड की जा सकती है। तो जिस दिन डिफॉल्ट मारा ना, समझो ये तुम्हारा लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है, तुमको यहां पे पे करना चाहिए था, ठीक है, तुमने नहीं पे किया, तुम यहां से डिफॉल्टर बन रहे हो, मतलब ये डेट के बाद तुम क्या बन गए, डिफॉल्टर। सडनली अगर तुम बैंक को ऐसा बोलते हो कि चलो मैं एक अमाउंट पे करता हूं, ठीक है, अमाउंट पे करता हूं, तो जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अब यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट नहीं होता है। हाँ, करेक्ट, बराबर। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये फिर डेट ऑफ डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहता है उधर, समझा। हाँ, ये केस है बेसिकली। तो चाहिए ना, तो बाजू में खाली इतना लिख के रखो, दिस केस इज, समझो ये 1 जुलाई है और ये 10 जुलाई है, तो जो 3 ईयर स्टार्ट करना है ना मुझे, वो 3 साल में यहां से 3 साल लूंगा, नॉट फ्रॉम हियर, ये नहीं है, समझा।